चलिए। मैम मनाली में लगा ना कैंपस, तो वहां जा रही हूँ। अभी रात में? हाँ मैम, बस है ना, सुबह पहुंचेगी 11 बजे। ओके। जी चलो मैम। कोई नहीं, कोई बात नहीं, अपनी पढ़ाई होना चाहिए, बस नेटवर्क ना जाए तुम्हारे। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो खैर चल ही रही है ना, कोई इशू मैम नहीं वैसे भी है ना, बस है ना 9:30 बजे चालू होगी, सब तक तो क्लास हो जाएगी। है। हाँ हाँ, हो जाएगी तब तक तो क्लास की। मेरे को तो बस बात होती है, जी आगे मैम। आगे मिलती है। आप जाओ आइसक्रीम वाला। चलिए एक काम करते हैं, जिसको बीच आना हुआ वो बीच में जुड़ता जाएगा, हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना लेक्चर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, मींस कंटिन्यू करने वाले हैं इसको। हम इसके ऑलरेडी सेक्शन 11 तक डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 11 तक जिसने अभी तक भी ये अगर क्लासेस अटेंड नहीं की है या क्लासेस नहीं देख पाई है, परेशान होने वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी पुरानी क्लासेस की, पुराने लेक्चर्स की, तो सेक्शन 11 तक के लेक्चर्स आप वहां से देख सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 12 से। सेक्शन 12 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, और स्क्रीन में हम स्क्रीन शेयरिंग में बैरेक्ट प्रोविजन जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो आप लोग भी अपने अपने बैरेक्ट को साथ में लेकर चले। एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो एक्ट है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं एमपी एटीपीओ एग्जाम के लिए। लेकिन ये एक्ट हर उस स्टेट एपीओ एग्जाम, हर जुडिशरी एग्जाम जिसमें ये सिलेबस में पार्ट है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस यूपीएसआई का जो एग्जाम होने वाला है रिसेंटली, उसमें भी ये सब्जेक्ट है। तो ये यूपीएसआई के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। ये लेक्चर्स जो है एमपी एडीपीओ, एमपी एपी, अदर स्टेट एपीओ, अदर स्टेट जुडिशरी एंड यूपीएसआई, सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल है, जहां पर भी ये एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो है पार्ट ऑफ सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। बीच में कोई भी प्लीज इंटरप्ट ना करें स्क्रीन के साथ। चलिए, तो सेक्शन 12 जो है वो हमें डिस्कस करना है। सेक्शन 12 बात करती है मैरिज ऑफ अ माइनर चाइल्ड टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंस। क्या कहा गया है इसमें? सेक्शन 12 में बताया गया है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां जिनमें अवयस्क बालक के विवाह का शून्य हो। तो ऑलरेडी जब हमने प्रीवियस सेक्शंस पढ़ी थी, सेक्शन 3 जब हमने पढ़ी, और भी सेक्शंस हमने पढ़ी, जहां पर जो चाइल्ड मैरिज है वो वॉइड एब इनिशियो है, तो वहां पर अलग सर्कमस्टेंसेस थी कि किन परिस्थितियों में विवाह हुआ है तो वॉइड जो है शादी जो है, बाल विवाह जो है वो वॉइडेबल होगा, ये हमने कंडीशन पढ़ी। लेकिन सेक्शन 12 में कुछ ऐसी परिस्थितियों की बात की जा रही है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस की बात की जा रही है जहां जो बाल विवाह, जो चाइल्ड मैरिज हुई है, वो वॉइडेबल नहीं, सीधी सीधी वॉइड है ना। तो देखते हैं वो 3 कंडीशंस क्या है। तो सिर्फ 3 कंडीशंस है। फर्स्ट है where a child being a minor is taken or incited out of the keeping of the lawful guardian। फर्स्ट पॉइंट है कि जहां पर जो माइनर चाइल्ड है उसको क्या किया जा रहा है, हिंदी में देखेंगे, उसको विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है। ये बात हो रही है आईपीसी में किस अपराध की। आज ही हमने आईपीसी क्लास में इस अपराध को पढ़ा है। श्वेता बता सकती हुई कौन सा अपराध है? आईपीसी की किस धारा का अपराध है? विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से किसी माइनर को बहका ले जाना। मैम है ना 361 किडनैपिंग। ये बात हो रही है किडनैपिंग। सेक्शन आईपीसी की सेक्शन 361 में ये चीज हम आज ही पढ़ चुके हैं कि जब किसी माइनर को उसकी लॉफुल गार्डियनशिप से बाहर ले जाया जाता है तो उसको किडनैपिंग कहा जाता है। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत ये किस पर्पस से ले जाया जा रहा है बच्चे को? मैरिज करने के पर्पस से। यदि किसी माइनर चाइल्ड को विवाह कराने के उद्देश्य से
उसके लॉफुल गार्जियनशिप के आउट ऑफ कीपिंग ले जाया जाता है, विधिपूर्ण संरक्षिता से बाहर अगर किसी बच्चे को ले जाया जाता है तो ये ऐसी मैरिज कैसी होगी? वॉइड होगी, शून्य होगी। वॉइड एब इनिशियो मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, भले ही मैरिज जबरदस्ती करवा दी जाए उस बच्चे की, लेकिन वो वैलिड नहीं होगी। सेकंड ग्राउंड है बाय फोर्स कंपेल्ड और बाय एनी डिसाइडफुल मीन्स induced to go from a place। सेकंड पॉइंट अगेन आज ही हमने डिस्कस किया है इसको भी आईपीसी में। सेकंड पॉइंट है किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है। ये प्रवंचनापूर्ण साधनों का मतलब होता है कि किसी बच्चे से इस तरीके की बात करना कि वो आपकी बातों में आ जाए और वो आपके साथ चल दे, लेकिन जो बात आप बोल रहे हो वो मिसलीडिंग फैक्ट्स आप उसको बता रहे हो, भटकाने वाले तत्व बता करके आप उसको अपनी बातों में लेकर के जा रहे हो। डिसाइडफुल मीन्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रवंचनापूर्ण साधन, यानी कि डिसाइडफुल मीन्स धोखेबाजी वाली बातें करना, धोखा देना। किसी बच्चे को बोल दिया कि आओ मैं तुम्हें मेला घुमाने ले चलता हूँ और एक पर्सन उस बच्चे को ले जाए, ये क्या है? तुमने बोला था मेला घुमाने ले जाने के लिए, लेकिन तुम ले गए और उसको फिर वहां पर फोर्सफुली क्या कर रहे हो? उसकी शादी करवा रहे हो, तो ऐसा विवाह शून्य होगा। ठीक, तो या तो बलपूर्वक बाध्य किया जाए, यानी कि या तो किसी बच्चे को उसके घर के बाहर से जबरदस्ती बल का प्रयोग करके ले जाया जाए, या फिर कुछ प्रवंचनापूर्ण साधन यानी कि कुछ इस तरीके की बहकावा दिया जाए कि वो बच्चा आपके साथ आ जाए। तो इस तरीके से यदि किसी बच्चे को आप अपने साथ ले जाते किसी स्थान से जाने के लिए, है ना, मीन्स उस स्थान से आप ले गए उसको, उसके घर के आसपास के एरिया से ले गए और फिर आपने उसकी शादी करा दी उस बालक की, तो ये शादी क्या होगी? शून्य होगी, वॉइड होगी। इसको भी हमने आईपीसी में पढ़ते हैं। ये बताइए बी पॉइंट आईपीसी को किस अपराध के बारे में बात कर रहा है? सेक्शन एंड अपराध बताओ जल्दी। सेक्शन 3 मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। मैं बता दे रही हूँ। सेक्शन 363 आईपीसी का ये अपराध है। जो सेकंड वाला पॉइंट है ये एब्डक्शन की बात हो रही है, अपहरण। ऊपर वाला पॉइंट था किडनैपिंग, व्यपहरण, और नीचे वाला पॉइंट है एब्डक्शन, अपहरण। सेक्शन 361 का अपराध और सेक्शन 363 का अपराध के बारे में यहाँ पर जो है बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं सी वाले पॉइंट की। तीसरा ग्राउंड क्या है? तीसरा ग्राउंड है कि वेयर अ चाइल्ड बीइंग अ माइनर इज सोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। अब यहाँ पे बच्चे को शादी के पर्पस से बेचा गया। तो ये जो सी वाला पॉइंट है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड है, तो हम इनको तोड़ लेंगे। सी में फर्स्ट पॉइंट हो गया जहां पर बच्चे को शादी के पर्पस से बेचा गया है, एंड मेड टू गो थ्रू अ फॉर्म मैरिज, और इफ द माइनर इज मैरिड after which the minor is sold, trafficked or used for immoral purpose। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? हिंदी में भी पढ़ेंगे एक बार। कोई बालक जो अवयस्क है विवाह के प्रयोजन के लिए विक्रय किया जाता है। तो पहला तो उस बालक का विक्रय किया जा रहा है और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है, या यदि अवयस्क विवाहित है और उसके पश्चात उस अवयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि उसकी शादी करानी और शादी करने के लिए उसका बच्चे का सोल्ड कर रहे हैं, मीन्स उसको विक्रय कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से उसका विवाह करवा रहे हैं, या अगर अवयस्क विवाहित है मीन्स ऑलरेडी चाइल्ड मैरिज हो चुकी है किसी की, तो चाइल्ड मैरिज होने के बाद उसका फिर किसी तीसरे पर्सन को सोल्ड कर रहे हैं, मीन्स पहले ऑलरेडी उसकी चाइल्ड मैरिज करवा दी है और चाइल्ड मैरिज होने के बाद उसका फिर से उसको किसी को बेच रहे हैं या उसका दुर्व्यापार कर रहे हैं या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। यानी कि पहले किसी बच्चे को पकड़ा, उसकी चाइल्ड मैरिज करवा दी, चाइल्ड मैरिज करवाने के बाद 1-2 साल उसको वहां रखा जहां मैरिज हुई थी, उसके बाद उसको किसी तीसरे पर्सन को बेच दिया गया, या उसका दुर्व्यापार मीन्स उसको चाइल्ड मैरिज करने के बाद किसी ऐसे गैंग के पास सौंप दिया जो उससे क्या काम करवाए, उसका दुर्व्यापार कराए, मीन्स उससे भीख मंगवाए, अनैतिक प्रयोजन मीन्स उससे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जाए बालक बालिका से। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। अगर इस तरीके से ये वाली सारी सर्कमस्टेंसेस होती है और इन सर्कमस्टेंसेस में शादी होती है, तो ये शादी भी क्या होगी? शून्य होगी, वॉइड होगी। ठीक, कि पहले तो बाल विवाह के नाम से करवा लिया कि हम तो मैरिज कर रहे हैं, शादी कर दूं और शादी करने के बाद उसको बेच दिया बच्ची को, है ना। तो पहले तो चाइल्ड मैरिज है और इंटेंशन इतना क्रूर है तो वो वॉइड माना जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है? वहां ऐसा विवाह अकृत और शून्य होगा।
सच मैरिज शैल बी नल एंड वॉइड। ठीक, तो ये 3 सर्कमस्टेंसेस है इसमें जहां पर शादी क्या मान जाती है, माइनर चाइल्ड की वॉइड मानी जाती है। तो आपको हेडिंग याद रखना है, हेडिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कुछ परिस्थितियों में जो है माइनर चाइल्ड की जो मैरिज है वो वॉइड मानी जाती है। तो वो परिस्थितियां कौन से सेक्शन में बताई गई है, तो आपको याद रखना है सेक्शन 12 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13 पर। सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट है। इसमें बात की गई है इंजंक्शन की, कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए इंजंक्शन का पावर किसके पास है, कौन इंजंक्शन इशू कर सकता है, कैसे इशू किया जाएगा, क्या खुद से कोर्ट इशू कर सकती है इंजंक्शन, या उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगी, या कंप्लेंट की जाएगी। तो सेक्शन 13 में कोर्ट को पावर है। सबसे पहले तो पावर किसको है इंजंक्शन इशू करने का, कोर्ट को पावर है। कोर्ट मींस यहाँ पर कोर्ट की किसकी बात की गई, तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है ना, प्रथम वर्ग न्यायाधीश मजिस्ट्रेट या नगर पालिका मजिस्ट्रेट जो है उनको पावर है इंजंक्शन इशू करने का, है ना, व्यादेश बोलते हैं, व्यादेश जारी करने का। किस चीज के लिए व्यादेश जारी हो रहा है, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। अब ये जो इंजंक्शन जारी किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, ये कर कैसे सकते, तो ये 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो कोर्ट के पास एप्लीकेशन आए, या तो कोर्ट को एप्लीकेशन देगा कोई, कौन देगा एप्लीकेशन, तो इसमें लिखा है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर इस एक्ट के अंतर्गत अपॉइंट किया गया है, वो एप्लीकेशन यदि दे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, तो इनके द्वारा दी गई एप्लीकेशन का संज्ञान लेते हुए इंजंक्शन जारी की जा सकती है। दूसरा तरीका है कंप्लेंट। दूसरा तरीका क्या है, कंप्लेंट, या तो कोई पर्सन कंप्लेंट कर दे। फिर तीसरा थर्ड सबसेक्शन 3 में आप देखेंगे तो स्यू मोटो, खुद भी कॉग्निजेंस ले सकता है, कोर्ट खुद संज्ञान लेकर भी क्या कर सकता है, डायरेक्ट मतलब उसके पास कोई ऐसी रिपोर्ट, कुछ ऐसी सूचना आई मजिस्ट्रेट के पास जिसपे वो रिलाई कर सकता है, जिसपे वो विश्वास कर सकता है, तो स्यू मोटो मीन खुद से, जरूरी नहीं कि कोई एप्लीकेशन दे, कोई कंप्लेंट करे, विदाउट एप्लीकेशन एंड विदाउट कंप्लेंट भी मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, इंजंक्शन जारी कर सकते हैं बाय टेकिंग फ्यू मोटो कॉग्निजेंस। सबसेक्शन 3 में ये चीज बताई गई है। ठीक, तो सेक्शन 13 में अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्शन 13 में कितने तरीके से इंजंक्शन इशू किया जा सकता है, ठीक, तो याद रखिएगा सेक्शन 13 में जो चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए इंजंक्शन की बात हो रही है, वो 3 इंजंक्शन की बात हो रही है कि इंजंक्शन जो है इशू करेगा। तो सबसे पहले तो याद रखना है कौन कौन इशू कर रहा है, तो जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये इशू कर रहे हैं इंजंक्शन भाई। ठीक है, लेकिन ये इंजंक्शन इशू कर रहे हैं तो ये कर कैसे कैसे रहे हैं, तो इनके पास या तो एप्लीकेशन आ रही है, ठीक, एप्लीकेशन आ रही है, ये एप्लीकेशन कौन दे रहा है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, CMPO। ठीक है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर जो है वो एप्लीकेशन दे रहे हैं। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर एप्लीकेशन दे रहे हैं इनको। सेकंड तरीका है कंप्लेंट, परिवाद दायर करे, कंप्लेंट करे, परिवाद करे। अब ये परिवाद कौन कर सकता है, तो ये एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जिसको भी अपना पर्सनल नॉलेज है, जिसको पता चल रहा है कि भैया शादी होने वाली है, एक बाल विवाह होने वाला है, हमें पता चल गया, हम सामान्य जनता में पता चल गया कि यार एक बाल विवाह होने वाला है, गलत काम होने वाला है, तो हम जाकर भी जेएमएफसी के पास या एमएम के पास क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। और सबसेक्शन 3 में बताया गया है थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट हो जाए, सेकंड में थर्ड पॉइंट बताया स्यू मोटो। स्यू मोटो, इसको क्या बोलते हैं, स्वप्रेरणा से। न्यायालय चाहे तो खुद से स्वप्रेरणा से भी संज्ञान ले सकती है किसी रिलायबल रिपोर्ट पर। ठीक, ये 3 तरीके हैं इंजंक्शन पारित करने के। तो चलिए डायरेक्ट प्रोविजन पे वापस आ जाते हैं हम अपने।
ये देखिए पढ़ते हैं सेक्शन 13 का बैरक प्रोविजन। नॉटविथस्टैंडिंग मैम एक बार ना वो ये जो आपने बनाया था एक बार उसको मैम बैक कर दीजिए। ओके मैं कर दूंगी, लेकिन अब ध्यान रखना बीच में इंटरप्ट नहीं करना, क्लास के बाद सब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। Notwithstanding anything to the contrary contained in this act, if on an application of the child marriage prohibition officer or on receipt of information through complaint or otherwise from any person, a judicial magistrate of the first class or a metropolitan magistrate is satisfied that a child marriage in contravention of the act has been arranged or is about to be solemnized, such magistrate shall issue injunction against any person, including a member of an organization or association or persons prohibiting such marriage. हिंदी में भी एक बार इसकी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में समझा तो वैसे मैंने दिया ही है, लेकिन एक बार और क्लियर कर दूंगी। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर, ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट क्या देखा कि एप्लीकेशन देगा कौन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, सीएमपीओ। तो सीएमपीओ के एप्लीकेशन पर या किसी व्यक्ति के परिवाद के माध्यम से, यानी कि कंप्लेंट ऑफ एनी पर्सन, या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर, अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर की मीन्स मजिस्ट्रेट को कहीं से पता चल गया कि कोई चाइल्ड मैरिज होने वाली है, तो ये खुद से स्यू मोटो भी ये क्या कर सकते हैं, समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में विवाह, बाल विवाह तय किया गया है या उसका अनुष्ठान किया जाने वाला है। मीन्स या तो ये जानकारी मिल जाए कि भैया दो पार्टीज ने मिलके बाल विवाह को तय किया है, मीन्स बातचीत चल रही है, अभी बातचीत हो गई कि हाँ भैया ये शादी करवानी है, या अनुष्ठान किया जाने वाला है, या फिर बिल्कुल शादी होने ही वाली है। तो जैसे ही जीएमएफसी और एमएम को एप्लीकेशन के द्वारा, सीएमपीओ की या किसी कंप्लेंट के द्वारा या अदरवाइज कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो ऐसा मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के, इसके अंतर्गत किसी संगठन का सदस्य या कोई व्यक्ति संगम भी है विरुद्ध ऐसे विवाह को प्रतिषेध करने का व्यादेश जारी करेगा। तो एमएम और जीएमएफसी क्या करेगा, इंजंक्शन जो है पारित कर देगा उसको रोकने के लिए। अब ये जो इंजंक्शन है वो किसके अगेंस्ट किया जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा किसी संगठन, जिसके अंतर्गत किसी संगठन में, पहले बात तो कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है ना, हो सकता है सिर्फ दो परिवार मिलकर के कोई चाइल्ड मैरिज कंडक्ट करा रहे हो। जब दो परिवार मिलकर के चाइल्ड मैरिज कंडक्ट कराएं तो वो इंडिविजुअल मैरिज कहलाएगी, है ना, इंडिविजुअली करवा रहे हैं। कभी कभी चाइल्ड में शादी कराने वाले कुछ संस्थाएं भी होती है, संगठन भी होते हैं। अगर कोई संगठन या कोई संस्था, कोई संगम करा रहा है शादी, तो फिर उनके सदस्य के अगेंस्ट भी इंजंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट जो शादी करवा रहा है, यानी कि बाल विवाह शादी करवाने के लिए हो सकता है उसके गार्जियन हो या कोई बड़े बुजुर्ग हो उसके परिवार के जो बाल विवाह करवाए, तो उनके अगेंस्ट इंजंक्शन हो सकता है। यदि कोई संगठन कोई संगम करवा रहा है तो उनके सदस्य के अगेंस्ट जो करवा रहे हैं चाइल्ड मैरिज, उनके अगेंस्ट इंजंक्शन पारित किया जाएगा, ठीक। अब ये जो सबसेक्शन 1 है, हम इस सबसेक्शन 1 के साथ सबसे पहले पढ़ेंगे सबसेक्शन 6, 2, 3 बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसेक्शन 1 के साथ सबसेक्शन 6 रीड की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंजंक्शन की बात की जा रही है ना, कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए इंजंक्शन पारित करेगा, लेकिन इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन है जो सबसेक्शन 6 में बताई गई है। देखिए सबसे पहले सबसेक्शन 6 निकालिए अपने बैरक में। यहाँ पर कहा गया है, नो इंजंक्शन अंडर सबसेक्शन 1 shall be issued against any person or member or of any organization or association of person unless the court has previously given notice to such person. कोर्ट व्यादेश तब तक नहीं निकाल सकती जब तक पहले प्रीवियस नोटिस ना दे दे किसी को। मींस ऐसा नहीं होगा कि जज के पास सीएमपीओ की एप्लीकेशन आई कि भैया चाइल्ड मैरिज होने वाली है, या कोई कंप्लेंट आई कि चाइल्ड मैरिज होने वाली है, या अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन मिली जैसे आपको भी चाइल्ड मैरिज होने वाली है, तो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट जो है व्यादेश है, डायरेक्ट इंजंक्शन जारी कर देंगे। पहले एक शो कॉज नोटिस भिजवाया जाएगा, है ना, पहले शो कॉज नोटिस भिजवाएंगे पार्टी को कि आप हमें ये बताइए कि आप ये चाइल्ड मैरिज क्यों करवा रहे हैं और हम आपके अगेंस्ट इंजंक्शन क्यों ना पारित करें।
क्योंकि आप इस एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। तो एक ये शो कॉज नोटिस पहले भिजवाना पड़ेगा, उसके बाद सबसेक्शन 1 में जो इंजंक्शन निकालने की बात हो रही है उसके बाद इंजंक्शन जो है जेएमएफसी या एमएम निकालेगा। क्लियर? तो इसलिए सबसेक्शन 1 के साथ हमेशा क्या पढ़ा जाएगा, सबसेक्शन 6, क्योंकि वहां पर इंजंक्शन निकालने की बात की गई है और यहाँ पर एक लिमिटेशन बताई है कि इंजंक्शन निकाल तो सकते हैं लेकिन उसके पहले एक प्रीवियसली शो कॉज नोटिस जो है उस पर्सन को देना पड़ेगा जो शादी करवा रहा है, या मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन है, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन शादी करवा रही तो उनके सदस्य को देना पड़ेगा। ठीक है? एज द केस में भी एंड हैज ऑफर्ड हिम और देम एन अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज अगेंस्ट द इशू ऑफ इंजंक्शन, और उनको अपॉर्चुनिटी देना होगी कि भैया बताओ कि हम आपके खिलाफ इंजंक्शन क्यों ना निकालें। लेकिन फर्दर देखो, अब इस एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन दिया इन्होंने, provided that in the case of any urgency the court shall have the power to issue an interim injunction without giving any notice under this section। लेकिन यदि बहुत अर्जेंसी वाला मैटर फंस गया, मींस शादी के बिल्कुल फेरे ही पड़ने वाले थे, तो अब ऐसी कंडीशन में अगर फेरे पड़ जाएंगे तो शादी कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो कहाँ चला जाएगा, मैटर सेक्शन 3 में चला जाएगा। फिर वो या जब बच्चे के ऊपर है, जब वो बालिग होगा तब फिर वो अपनी शादी को वॉइड कराना चाहता है, या जो बच्चा जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी उस टाइम पे माइनर है उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होगी, फिर वो डिले वाला प्रोसीजर हो जाएगा। तो फेरे पड़ने ही वाले थे उस टाइम पे पता चला, तो अब ये टाइम ऐसा नहीं कि पहले जैसा आप सो कॉल नोटिस दे उसके बाद शादी रुकवाए। तो अगर बहुत अर्जेंसी वाला मैटर फंस गया है तो फिर कोर्ट तुरंत क्या कर सकता है, इंटरिम इंजंक्शन निकाल देगा, फिर अंतरिम व्यादेश निकाल देगा। ठीक? इंटरिम इंजंक्शन क्या होते हैं, इंटरिम इंजंक्शंस या इंटरिम ऑर्डर्स, अंतरिम आदेश भी होते हैं। ये ऐसे इंजंक्शन होते हैं जो तुरंत किसी भी रिलीफ को तुरंत पाना है उसके लिए ये निकाले जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, शादी को तुरंत रुकवाना है क्योंकि फेरे पड़ने ही वाले हैं, तो तुरंत रुकवाना है, इसलिए इंटरिम इंजंक्शन जो है निकाला जाएगा। तो यदि बहुत अर्जेंसी का मैटर है तो इंटरिम इंजंक्शन निकाला जाएगा। ठीक है? अब इस सबसेक्शन 6 की लैंग्वेज एक बार मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत ना हो। उपधारा 1 के अधीन कोई व्यादेश किसी व्यक्ति या किसी संगठन के सदस्य या व्यक्ति संगम के विरुद्ध तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ने यथास्थिति ऐसे व्यक्ति, संगठन के सदस्यों या व्यक्ति संगम को पूर्व सूचना ना दे दी हो और उसे या उनको व्यादेश निकाले जाने के विरुद्ध हेतु दर्शित करने का अवसर ना दे दिया हो। ठीक? तो सबसेक्शन 1 में जो व्यादेश निकाला जा रहा है जज साहब के द्वारा, तो व्यादेश निकालने के पहले क्या करना है, एक शो कॉज नोटिस, प्रीवियस नोटिस देना है, एक पूर्व सूचना देना है हेतु दर्शित करने के लिए कि भाई आप बताइए पार्टी कि आपके खिलाफ इंजंक्शन क्यों ना निकाला जाए। लेकिन यदि अत्यावश्यकता की दशा में न्यायालय को इस धारा के अधीन कोई सूचना दिए बिना अंतरिम व्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। मीन्स भाई मैंने बताया ना फेरे पड़ने वाले हैं, तो ये क्या है, अत्यावश्यकता वाली दशा हो गई कि अभी हाल नहीं दिया इंजंक्शन तो शादी हुई जा रही। तो फिर ऐसी कंडीशन में इंजंक्शन नहीं, कौन सा इंजंक्शन निकलता है, इंटरिम, अंतरिम व्यादेश। अंतरिम व्यादेश मीन्स शॉर्ट पीरियड तक, अभी हाल के लिए रोको ये शादी, बाद का प्रोसीजर फिर देखते हैं, तो इंटरिम व्यादेश निकलेगा। ठीक? अब पढ़ते हैं हम वापस आते सबसेक्शन 2 पे। अब आइए सबसेक्शन 2 पे वापस से देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक सेकंड ऊपर कर देती हूँ, सबसेक्शन 1 तो पढ़ चुके ना। सबसेक्शन 2 में देखिए क्या लिखा है, अब कंप्लेंट की बात हो रही है। हमने पढ़ा ना कि इंजंक्शन कैसे कैसे निकाल सकते हैं, तो या तो एप्लीकेशन पे है ना सीएमपीओ की, या फिर कंप्लेंट कोई भी पर्सन दे रहा है। तो अब कंप्लेंट के बारे में आपको कुछ चीजें बताएंगे, कंप्लेंट कौन व्यक्ति कर सकता है। तो कंप्लेंट है अंडर सबसेक्शन 1 में बी मेड बाय एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कंप्लेंट की जा सकती है जिस व्यक्ति को पर्सनल नॉलेज है और रीजन टू बिलीव and a non-governmental organization having reasonable information relating to the likelihood of taking place solemnization of a child marriage or child marriage। तो कंप्लेंट कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको पर्सनल नॉलेज है इस बात का कि कोई शादी बाल विवाह होने वाला है, कोई चाइल्ड मैरिज होने वाली है, इस बात का उसको पर्सनल नॉलेज है। मीन्स आपके पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ऑब्वियस सी बात है उनके शादी संबंध हुआ तो आपको तो पता पड़ ही जाएगा, तो आपको क्या पर्सनल नॉलेज है कि यार मेरे बाजू में ये जो छोटे छोटे बच्चे इनका तो बाल विवाह होने वाला है, तो आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण है, मीन्स आपने कुछ ऐसे फैक्ट्स देखे जिसके कारण आपको ये विश्वास हुआ
कि यार ये जो पड़ोस में बच्चे रहते हैं इनका तो माता पिता इनका बाल विवाह करवाने वाले हैं, तो आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो, तो कोई भी पर्सन। फिर उसके अलावा और कौन कर सकता है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी एनजीओ जिसके पास कोई सूचना आ जाए, रीजनेबल इंफॉर्मेशन मिल जाए, जिसको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई अगर रीजनेबल इंफॉर्मेशन है कि हाँ भाई कोई शादी होने वाली है, तो ये भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक, तो कंप्लेंट कौन कर सकता है, एनी पर्सन जिसको पर्सनल नॉलेज है या विश्वास करने का कारण है, या एनजीओ जिसके पास रीजनेबल इंफॉर्मेशन है कि चाइल्ड मैरिज होने वाली है। ठीक, सबसेक्शन 3 में वही सुमोटो वाली बात है कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एमएम means metropolitan magistrate may also take sumoto cognizance on the basis of any reliable report or information। यहाँ पर क्या कहा गया है सेक्शन 3 में कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से भी संज्ञान ले सकता है। मीन जरूरी नहीं कि उसके पास कोई कंप्लेंट करने आए, कोई एप्लीकेशन फाइल करे, वो अपने आप से भी अगर उसको कोई रिपोर्ट आ गई है उसके सामने या कहीं से उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो वो स्वप्रेरणा से किससे भी जाकर के ऐसे मैटर्स का संज्ञान ले सकता है और इंजंक्शन निकाल सकता है, और अत्यावश्यक कंडीशन है तो इंटरिम इंजंक्शन निकाल सकता है। ठीक, अब देखेंगे हम सबसेक्शन 3 के बाद सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 को भी हम रोकेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसेक्शन 4 और 5 अलग ही बात कर रही है, तो हम पहले बाकी की सेक्शंस पढ़ेंगे सबसेक्शन 7 से। हमने पहले सबसेक्शन 1 पढ़ी, 1 के साथ 6 को सबसेक्शन 6 को इंटरलिंक्ड किया, फिर हमने 2 एंड 3 देखी। अब हम डायरेक्ट देखेंगे पहले 7 से लेके 10 तक की। ठीक है, फिर हम 4 5 पढ़ेंगे। अब देखिए सबसेक्शन 7 में क्या कहा गया है, एन इंजंक्शन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 may be confirmed or vacated after giving notice and hearing the party against whom the injunction was issued। अब सबसेक्शन 1 में जो इंजंक्शन निकालने की बात की गई है ना, उस इंजंक्शन को कंफर्म भी कर सकते हैं और वैकेटेड भी कर सकते हैं। वैकेटेड मीन कैंसिल भी कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। कब, जब हमने पार्टी को नोटिस दे दिया, पार्टी आई कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, उनको सुना, उनको सुनने के बाद यदि ऐसा लगा कि यार इंजंक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं है, मीन्स ऐसा कुछ परिस्थितियां नहीं थी, तो जो इंजंक्शन निकाला है सेक्शन 1 में, तो पार्टी को सुनने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है, इंजंक्शन को कंफर्म करना है या कैंसिल करना है। ठीक है, ये सबसेक्शन 7 में कहा गया है। हिंदी में देख लीजिए एक बार। उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए किसी व्यादेश की ऐसे पक्षकार को जिसके विरुद्ध व्यादेश जारी किया गया था, सूचना देने और सुनने के पश्चात पुष्टि की जा सकेगी या उसे निष्प्रभाव किया जा सकेगा। है ना, कि सबसेक्शन 6 में सूचना दी है कि आप आइए और हमें कारण हेतु दर्शित कीजिए कि आपके खिलाफ इंजंक्शन क्यों ना निकाला जाए। अब पार्टी उपस्थित होंगी कोर्ट के सामने, बताएंगी, सर्कमस्टेंसेस बताएंगी कि सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसा। तो अब ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो परिस्थितियों को सुनकर समझकर डिसाइड करेगा कि इंजंक्शन को कंफर्म करना है, पुष्ट करना है या फिर उसको निष्प्रभाव करना है। मींस इंजंक्शन की आवश्यकता नहीं तो कैंसिल कर देना। सबसेक्शन 8 में देखिए क्या लिखा गया है, न्यायालय उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए किसी व्यादेश को या तो स्वप्रेरणा पर या किसी व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित भी कर सकता है। अब जो इंजंक्शन ऑलरेडी सबसेक्शन 1 में निकल चुका है, अब सपोज करो कि कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई, तो अब उस इंजंक्शन को विखंडित करना है, मीन खत्म करना है, या उसमें कुछ अल्टरेशन करना है, तो ये अल्टरेशन और विखंडन कैसे किया जा सकता है, तो या तो कोर्ट खुद से स्वप्रेरणा से भी कर सकता है सुमोटो, या फिर जो व्यथित पक्षकार है, मींस जिसके अगेंस्ट इंजंक्शन निकला था, तो अब वो इंजंक्शन से परेशान हो रहा है बेचारा, तो वो चाहता है कि या इंजंक्शन में कुछ ज्यादा तरीके की उसके ऊपर हार्डशिप डाल दी गई है कि तुम ऐसा भी नहीं करोगे, ऐसा भी नहीं करोगे, तो वो बहुत परेशान हो रहा है, तो अल्टर कराना चाहता है, कुछ परिवर्तन कराना चाहता है कुछ इंजंक्शन में, तो एग्रीव्ड पार्टी के आवेदन पर। ठीक, तो सबसेक्शन 8 में ध्यान रखना क्या कि कोर्ट कैसे कैसे, पहले तो सबसेक्शन 8 में किस पॉइंट पे बात की जा रही है, जो इंजंक्शन इशू किया गया है उस इंजंक्शन में अल्टरेशन और रिसाइंड क्या पॉइंट है। ठीक, तो पॉइंट्स पकड़ा कीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सबसेक्शन 8 जो है वो बात कर रहा है इंजंक्शन को परिवर्तित करने की, अल्टर करने की, और इंजंक्शन को रिसाइंड करने की। रिसाइंड मींस होता है कैंसिल करना, एक टाइप से खत्म कर देना। तो ये इंजंक्शन में अल्टरेशन करना है या खत्म करना है, तो कौन कर सकता है, तो या तो कोर्ट खुद कर सकता है ऑन इट्स ओन मोशन खुद से, या फिर एप्लीकेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्ट एग्रीव्ड पार्टी।
जो परेशान व्यक्ति है उस इंजंक्शन से वो एप्लीकेशन देगा कि सर प्लीज इसको बदल दीजिए, इंजंक्शन के जो रूल्स आपने बनाए हैं उनको, ठीक इस तरीके से। अब देखिए सबसेक्शन 9, where an application is received under subsection 1, the court shall afford the applicant an early opportunity of appearing before it, either in person or by an advocate, and if the court after hearing the applicant rejects the application wholly or in part, it shall record in writing its reasons for so doing। अब बात हो रही है एप्लीकेशन वाली कि जहां पे सबसेक्शन 1 में एप्लीकेशन मिली, ठीक है। देखिए हिंदी में भी पढ़ लेते एक बार। जहां कोई आवेदन उपधारा 1 के अधीन प्राप्त होता है, मींस एप्लीकेशन आई है कोर्ट के पास कि सब चाइल्ड मैरिज होने वाली है, इसको रोकना है, तो वहां न्यायालय आवेदक को जिसने एप्लीकेशन दी है कोर्ट को, उसको कहेगा कि या तो आप खुद आओ कोर्ट के सामने या एडवोकेट के थ्रू आओ कोर्ट के सामने उपस्थित हो, और उसको शीघ्र अवसर देगा सुनने का, है ना, कि आप पहले कोर्ट के समक्ष आइए, आपने एप्लीकेशन लगाई है कि चाइल्ड मैरिज होने वाली है, तो आपने अगर एप्लीकेशन लगाई है तो आपको कोर्ट के सामने एक बार उपस्थित होना पड़ेगा और आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो कोर्ट अपनी साइड से आपको शीघ्र अवसर देगा कि आप कोर्ट में आइए, और फिर न्यायालय आवेदक को सुनने के पश्चात आपको सुनेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो अपने आवेदन में। सुनने के पश्चात आवेदन को या तो पूर्णतः या भागतः नामंजूर करता है, तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। मीन जहां पर किसी पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई है, क्यों एप्लीकेशन लगाई है कि सर कोई चाइल्ड मैरिज होने वाली है और इसको रोकने के लिए इंजंक्शन निकालना है, इसलिए एप्लीकेशन लगाई है। तो यदि कोर्ट उस एप्लीकेशन को या तो पूरे तरीके से या पार्टली उसको क्या कर रही है, नामंजूर कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपकी एप्लीकेशन को, तो फिर कोर्ट को रीजन लिखना पड़ेगा कि भैया क्यों चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए आप इंजंक्शन जारी नहीं कर रहे हैं। कोर्ट को बताना पड़ेगा, या तो हो सकता है कि फैक्ट्स गलत हो, जब ये परिवादी आया इसने एप्लीकेशन लगाई कि सब चाइल्ड मैरिज होने वाली है, इसको बुलाया गया, इसको सुना, फिर उस पार्टी को भी बुलाया गया, उसको सुना, तो पता चला कि नहीं वो तो देखने में लग रहा था कि बच्चे हैं, वो तो बालिगों की शादी हो रही थी। तो कुछ भी कारण हो सकता है XYZ, तो वो कारण कोर्ट को लिखना पड़ेगा। कभी भी यदि कोई एप्लीकेशन कोर्ट में आती है कि चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इंजंक्शन निकालने की एप्लीकेशन आएगी और उस एप्लीकेशन पर न्यायालय क्या कर रहा है, या तो उसको पूरी तरीके से या पार्टली उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो रिजेक्ट करने के कारण कोर्ट को मेंशन करने होंगे, है ना। अब है सबसेक्शन 10, whoever knowing that an injunction, अब ये पनिशमेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है इस सेक्शन की, ठीक है। सेक्शन 13 में सबसे मेन आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के किस प्रावधान के अंतर्गत इंजंक्शन का वायोलेशन करने का पनिशमेंट बताया गया है। कौन सी धारा के अंतर्गत व्यादेश का उल्लंघन करने का दंड बताया गया है। तो सबसे पहले धारा पूछेगा तो सेक्शन 13 याद रखना है कि सेक्शन 13 में बात की गई है किसकी, इंजंक्शन पारित करने की, और सेक्शन 13 की सबसेक्शन 10 में ही अगर इंजंक्शन का कोई उल्लंघन करता है, डिसोबे करता है, तो उसकी पनिशमेंट भी बताई गई है। तो पहले तो सेक्शन 13 को दिमाग में लाना है कि सेक्शन 13 में इंजंक्शन निकलता है, पनिशमेंट भी उसी में है। अब आपसे क्वेश्चन दो टाइप से बन सकते हैं, या तो डायरेक्ट सिर्फ सेक्शन पूछेगा या आपको ऑप्शन में सब सेक्शंस देगा। वो पूछेगा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के तहत व्यादेश का उल्लंघन करने पर दंड बताया गया है। ऑप्शन देगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 9, सेक्शन 13 सबसेक्शन 10, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8, सेक्शन 13 सबसेक्शन 7। तो अब आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सबसेक्शन 10। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि इंजंक्शन वाली जो सेक्शन है, इंजंक्शन वाली जो क्लास चल रही है, इंजंक्शन वाली जो सेक्शन है उसमें टोटल सबसेक्शन 10 है। पहले तो दिमाग में एक फॉर्मेट बिठा लिया करिए जब भी कोई बड़ी सेक्शन होती है कि सेक्शन 13 में टोटल सबसेक्शन कितनी है, 10 टोटल इसमें सबसेक्शन 10 है। तो सबसे लास्ट जो 10th सबसेक्शन है उसमें पनिशमेंट बताई गई है।
पहले शुरू में पूरा प्रोसीजर बताया है और 10th पे क्या बता दिया, पनिशमेंट। ठीक, तो ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको। तो whoever knowing that an injunction has been issued under subsection 1 against him disobeys the injunction shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with food। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें, कितनी सजा है, 2 साल तक की कारावास है या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। जो कोई यह जानते हुए कि उसके विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन व्यादेश जारी किया गया है उस व्यादेश की अवज्ञा करेगा, मीन इंजंक्शन निकाल दिया कोर्ट ने कि चाइल्ड मैरिज नहीं करवानी, उसके बाद भी कोई सुन ही नहीं रहा है, करवा दी चाइल्ड मैरिज, तो अवज्ञा करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास की अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों दंडनीय किया जाएगा। तो ध्यान रखना, 2 years imprisonment and 1 lakh rupees fine। और एक और बहुत अच्छी चीज बता दूं, इसके पहले भी अब हमने जितनी भी प्रोविजंस पढ़े हैं जहां पनिशमेंट दिया गया है, तो मोस्टली इस एक्ट में जितनी भी पनिशमेंट है वो सेम है, सब जगह 2 वर्ष का कारावास है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। बस याद ये रखना है कहीं कहीं पर या है और कहीं कहीं पर प्लस में है, मीन यहाँ पर क्या है, अथवा या, कि या तो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या ओनली फाइन भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है इस सेक्शन में, है ना। कोर्ट चाहे तो कारावास दे 2 साल का, ओनली कारावास दे सकती है, कोर्ट चाहे तो सिर्फ जुर्माना दे सकती है 1 लाख रुपए का, और कोर्ट चाहे तो दोनों दे सकती है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर अथवा या वर्ड यूज होता है हिंदी में। अगर यहाँ पे और लिखा होता, हिंदी का और लिखा होता और इंग्लिश में लिखा होता एंड, तो मतलब वो जुर्माना प्लस में होता कि 2 साल तक का कारावास तो होगा ही, साथ में 1 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे या, ठीक, तो ये भी ध्यान रखिए। परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। इस एक्ट के अंतर्गत, चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत, जब कोई अपराध होगा, बाल विवाह होगा और उस बाल विवाह में स्त्रियां भी शामिल होंगी, भैया लड़की की तरफ से मम्मी होगी, बहन होगी, लड़की की तरफ से माँ होगी, बहन होगी, और भी लोग होंगे, तो महिलाओं को सिर्फ दंड दिया जाएगा, तो जुर्माने से दंडित किया जाएगा, कारावास नहीं होगा। तो जो बात है अभी जो मेल्स हैं, तो मेल्स को कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है, लेकिन फीमेल्स जो है, फीमेल्स को सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फाइन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हमने टोटल सेक्शन सबसेक्शन 10 थी तो वो कवर कर ली, लेकिन अभी हमने क्या था, 2 ऊपर की सबसेक्शन छोड़ी थी, सबसेक्शन 4 and 5। तो अब हम सबसेक्शन 4 and 5 देख लेते हैं फटाफट से। ये देखिए, सबसेक्शन 4 and 5 उसी की है, ये सेक्शन 13 की जो हमने छोड़कर पढ़ी थी क्योंकि अलग प्रोविजन जा रहा था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसेक्शन 4 में ये कहा गया है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग सोलनाइजेशन ऑफ मास चाइल्ड मैरिज ऑन सर्टेन डेज सच एज अक्षय तृतीया। आप लोगों को पता होगा कि हमारे इंडियन कल्चर में अक्षय तृतीया जो त्योहार है, तो अक्षय तृतीया के त्योहार पर बड़े स्तर पे जो है शादियां होती है, मींस इकट्ठा सामूहिक शादियों का कार्यक्रम होता है अक्षय तृतीया पर। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जैसे अक्षय तृतीया जैसे त्योहार जो इंडिया में मनाए जाते हैं, इन त्योहारों पे जब मास चाइल्ड मैरिज हो रही है, मींस इकट्ठे समूह में बाल विवाह हो रहा है, तब ऐसे बाल विवाहों को रोकने के पर्पज से उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर डे के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑथराइज कर दिया जाता है। District magistrate shall be deemed to be the child marriage prohibition officer with all powers as are confirmed on a child marriage prohibition officer by or under this act। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो जिला न्यायाधीश है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मींस कौन, कलेक्टर की बात हो रही है, तो कलेक्टर को चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर समझा जाएगा। किस दिन के लिए, अक्षय तृतीया के दिन के लिए। तो ध्यान रखना, आपसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सी सेक्शन की कौन सी सबसेक्शन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर के जो शक्तियां हैं वो मिल रही हैं। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 4, ऐसा भी याद रखना है। ठीक है, हिंदी में भी देखेंगे एक बार।
हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है अक्षय तृतीया जैसे कतिपय दिनों पर सामूहिक बाल विवाहों के अनुष्ठान का निवारण करने के प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों के साथ जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को प्रदत्त है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा। ठीक है, तो 3 चीजें दिमाग में बिठा लीजिए, अक्षय तृतीया, जिला मजिस्ट्रेट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा। तो अक्षय तृतीया के दिन पे बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा समूह में विवाह हो रहा है, तो फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो एक्ट के अंतर्गत बनाया गया है वो तो होगा ही होगा, साथ में जिला मजिस्ट्रेट को ऑथराइज कर दिया जाएगा कि अब जो उस टाइम पे जो जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर है, वो कलेक्टर उस टाइम पे कैसा काम कर रहा है, एज चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर समझा जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ध्यान रखना। कौन समझा जाएगा चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्यों, किस पर्पज के लिए? अक्षय तृतीया में जब सामूहिक बाल विवाह हो रहा है उस पर्पज के लिए। अब देखिए सब सेक्शन 5, जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाहों के अनुष्ठापन को रोकने या उनका निवारण करने की अतिरिक्त शक्तियां भी होंगी और इस प्रयोजन के लिए वह सभी समुचित उपाय कर सकेगा और अपेक्षित न्यूनतम बल का प्रयोग भी कर सकेगा। मींस अब जब जिला मजिस्ट्रेट इस सेक्शन के अंतर्गत जब बाल विवाह को रोकने के लिए जाएगा ना, एज चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर बनके, तो इसको कुछ एडिशनल पावर्स भी मिल जाएंगे, अतिरिक्त शक्तियां। भाई सीधी सी बात है, समूह में बाल विवाह हो रहा है, अकेले कलेक्टर साहब थोड़े बहुत उसके साथ तो लोग बाग मानेंगे तो है नहीं, तो फिर मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, न्यूनतम बल का उपयोग भी कर सकते हैं। न्यूनतम बल का उपयोग, लाठीचार्ज करवा दे दे डंडे, नहीं मान रहे चलो लाठी, निकल रहे कि नहीं निकल रहे तो लाठी हमारे, तो न्यूनतम बल का। लेकिन बल कैसा हुआ, न्यूनतम, ऐसा नहीं कि बहुत जोर जोर से मार दिया कि किसी का शरीर फूट गया, तो न्यूनतम बल का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए इसका एक बार वर्जन। The district magistrate shall also have additional power to stop or prevent solemnization of child marriage, and for this purpose he may take all appropriate measures and use the minimum force required. ठीक, ये होती है आपकी सेक्शन 13, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लॉज अच्छे से ध्यान से पढ़ना। अब देखते हैं इसके साथ सेक्शन 14 पढ़ी जाती है सेक्शन 13 के साथ, है ना, क्योंकि अब अभी इंजंक्शन बताया उसी से रिलेटेड ये है। चाइल्ड मैरिज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ इंजंक्शन ऑर्डर्ड टू बी वॉइड। तो अब यहाँ पे ये बता दिया है कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए इंजंक्शन निकल गया सेक्शन 13 में, उसके बावजूद किसी ने शादी करा दी, तो पनिशमेंट तो वही सेक्शन 13 में पढ़ लिया हमने, है ना, सेक्शन 13 सब सेक्शन 10 में पनिशमेंट मिल गई, तो उसके कॉन्ट्रावेंशन में किसी ने शादी करा दी, तो जिसने शादी कराई उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी, 2 years का इम्प्रिजनमेंट प्लस नहीं, या 1 लाख रुपीज का जुर्माना, या दोनों। लेकिन शादी का क्या होगा, इंजंक्शन निकाला था, बाल विवाह के इंजंक्शन निकल गया था, तो वो शादी क्या मानी जाएगी, तो सेक्शन 14 में कहा है ऐसी शादी होगी वॉइड एब इनिशियो। तो ये आता है एग्जाम में कि यदि इंजंक्शन सेक्शन 13 के अंतर्गत बाल विवाह को रोकने के लिए कोई व्यादेश निकाला गया है और उसके उल्लंघन में यदि बाल विवाह करवा दिया जाता है, तो ऐसा बाल विवाह क्या होगा, तो ऐसा बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य होगा। क्या वर्ड यूज हुआ, प्रारंभ से ही शून्य होगा। धारा 13 के अधीन जारी किए गए व्यादेश के उल्लंघन में चाहे वह अंतिम हो या अंतरिम अनुस्थापित किया गया कोई बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य होगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजंक्शन निकाला है तो ही प्रारंभ से शून्य होगा, इंटरिम इंजंक्शन निकाला तो नहीं। हमने पढ़ा ना, इंटरिम इंजंक्शन नहीं निकाल सकते कि अत्यावश्यक कोई कंडीशन आ गई तो नोटिस नहीं दे पाए पार्टी को, जज साहब तुरंत रुकवाना है शादी, तो इंटरिम इंजंक्शन, और उसके उल्लंघन में अगर शादी करवा दी तो भी शादी कैसी होगी, वॉइड एब इनिशियो, प्रारंभ से ही शून्य होगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये। तो ये होती है आपकी सेक्शन 14। सो आई थिंक आज की क्लास के लिए ये 3 धाराएं पर्याप्त है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं अगर इकट्ठा बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को याद करने में दिक्कत होगी, क्योंकि सेक्शन 13 काफी बड़ी थी। तो आज हमने सेक्शन 12, 13 एंड 14 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 कंप्लीट कर ली। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 15। अब यदि किसी को कोई भी डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ लो।